ठीक है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में पेन ज्यादा है। लार्ज कैप में हमने उथल पुथल जरूर देखी, लेकिन बाजार फिर संभलते हुए दिखाई दिए और 2022 में हमने रिकॉर्ड हाइस के लेवल भी देखे। जिगर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास आएंगे। हमने देखा कि जिस तरह से जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज बाजार पर हावी हुई, बाजार गिरा, लेकिन संभलता हुआ दिखा। लेकिन कहीं न कहीं जो अंदर की स्थिति है, क्योंकि अभी भी जो ब्याज दरें बढ़ने की जो चिंता है बाजार को खाई जा रही है, डिमांड में कहीं न कहीं सुस्ती की आशंका है और बहुत सारी एजेंसी जैसा बता चुकी हैं कि अब थोड़ी सी सुस्त ग्रोथ होगी और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है बल्कि ग्लोबली ऐसी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। आप इस एक साल के बाद अब यहां से बाजार के लिए किस तरह के चाल आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो युद्ध की जो आशंकाएं थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है और कहीं न कहीं यूक्रेन के बीच और रशिया के बीच युद्ध वो जारी भी रहेगा, ऐसा ऐलान भी किया गया है और अमेरिकी सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, और अमेरिका और रूस के जो रिश्ते हैं कहीं न कहीं थोड़े से तल्ख होते हुए भी दिखे हैं। आपका असेसमेंट क्या कहता है कि यहां से अब आगे की राह कैसी होगी? नमस्कार अभिषेक, आपके शो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम ये स्पेसिफिक इशू की बात करें तो आपके जितने भी आपने स्टॉक परफॉर्मेंसेस देखे और जितना ये वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट है, ये दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट इंडिया, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं तो हम पाएंगे कि इंडिया को इसमें दो चीज से काफी नुकसान होता है। पहला है कि इसके चलते, अगर अनसर्टेनिटी के चलते क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 1.7 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, राइट। तो अगर आपके क्रूड की जो पीक में 2021 में हमारी एवरेज थी करीब $79 अ बैरल, और वहां से अगर आपकी कीमतें 40 से $50 प्रति बैरल बढ़ जाती हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया की कॉस्ट जो है इंपोर्ट की वो करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाती है, राइट। 6 लाख करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। इंडियन गवर्नमेंट का बजट ही करीब 44 लाख करोड़ का है, इंक्लूडिंग 17 लाख करोड़ की बोरोइंग। तो 6 लाख करोड़ अगर आपकी इकोनॉमी को बेयर करना पड़े, ओएमसी बेयर करे, पब्लिक बेयर करे या गवर्नमेंट बेयर करे, बट इवेंचुअली अगर इकोनॉमी को बेयर करना पड़ता है तो ये काफी बड़ी रकम होती है फॉर इंडिया टू पे। सेकेंडली, यूरिया की इंपोर्ट जो है वो रीजन से काफी ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि इस साल भी आपकी बजट में जो सब्सिडी अमाउंट है वो करीब 2 से सवा 2 लाख करोड़ के आसपास हो गई, जो करीब 60 या 70 हजार करोड़ हुआ करती थी। तो आई थिंक ये दो बड़े पहलू हैं जहां से हमारी इम्पैक्ट होती है। तीसरा शायद थोड़ा कोल रिलेटेड भी इम्पैक्ट है, पर बियॉन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सेट्रा इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का। अगर दूसरी तरफ से ये देखें कि हम जितने भी आपके मार्केट रिलेटेड करेक्शन हुई है ग्लोबली, वो इतनी ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड नहीं है जितना यूएस और वहां पे जो इन्फ्लेशन के बढ़ते रेट कम करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके कारण जितने भी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके कारण मुझे लग रहा है मार्केट्स में इम्पैक्ट ज्यादा है। तो आपके सहयोगी ने बताया कि अभी इंडियन मार्केट्स तो 4% या 6% ऊपर हैं, बट काफी सारे इंटरनेशनल मार्केट्स आर डाउन बिग टाइम। फॉर एग्जांपल, S&P was down something like 15% last year, Nasdaq was down 30%. तो इंडिया तो काफी अच्छी मार्केट रही है कि वो 4 या 5% ऊपर रही है। तो हम सेक्टर की बात कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज माय ओपनिंग कमेंट टू योर क्वेश्चन। कि भारत के बाजार का जो प्रदर्शन रहा है अब वो बेहतर रहा है, और अगर हम इमर्जिंग मार्केट बास्केट की बात करें तो वहां पर भारत ने सबसे बेहतर प्रदर्शन भी किया है। तो जिगर, जैसा कि शरद बता रहे हैं कि कमोडिटीज तो कूल ऑफ हो गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रियल नंबर से महंगाई को कम होना चाहिए वो शायद होता हुआ हमने देखा नहीं है। अभी भी कंसर्न है। अगर हम पिछले साल से अब तक बात करें तो 7 बार यूएस फेड अपने रेट हाइक कर चुका है, 7 बार भारत में रेट हाइक हो चुके हैं, और इस रेट हाइक के होने का असर ये है कि जो भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहां पर हम करेक्शन भी देख रहे हैं और कहीं न कहीं डिमांड में स्लोडाउन की आशंका भी है, और ऐसी आशंका ग्लोबली जाहिर की जा रही है और वो शायद अब विजिबल धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर पेन दिख सकता है आने वाले समय में?
जी अभिषेक, तो मैं थोड़ा इसमें अंतर प्रदर्शित करना चाहूंगा कि जो फेड ने भी रेट इंक्रीज लिए हैं और इंडिया ने भी जो रेट इंक्रीज दिए हैं, इसका इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का उतना नहीं है जितना द पॉलिसीज आफ्टर कोविड जो है। तो अगर हम एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक लें और इसको एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि फेडरल रिजर्व ने अपनी जो बैलेंस शीट की साइज है वो करीब 24 साल से एक तरफ बढ़ती चली जा रही है, जो करीब $1 ट्रिलियन हुआ करती थी 1998 में, इफ आई रिमेम्बर राइट, वो 2021 में हो गई थी ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन। तो जो वन वे आपने फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट को बढ़ाया, विच मेंट कि आपका रेट वेर केप्ट लोअर फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, और इसके चलते जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, और हर बार जब इन्फ्लेशन यूएस में 5% के ऊपर जाती है तो वो ओवर 2 years नहीं कम होती, उसको करीब 3-3.5 साल लग जाते हैं, क्योंकि यूएस ने वो इन्फ्लेशन की दरें देखी नहीं है। तो वंस द हाउस होल्ड कीप एडजस्टिंग टू दिस, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको इन्फ्लेशन की दर को नीचे लाना। तो उसके कारण जो फेडरल रिजर्व को हाइक लेना पड़ा, उसका रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट से इतना नहीं है जितना आपने खुद जो वन वे आपने बैलेंस शीट की रिजर्व्स बढ़ाए थे, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड जो काफी बढ़ा दिया था इन लोगों ने, वो उसके कारण आपकी मोर मनी वाज चेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। तो एक अगर हम फर्क करके देखें तो आप पाएंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कल को खत्म भी हो जाती है तो आपकी ये जो प्राइस रेट इंक्रीज की जो दर है वो इतना जल्दी कम नहीं होंगी। अभी ब्लूमबर्ग के आप एस्टिमेट देखें तो आप पाएंगे कि 2 प्राइस इंक्रीज मोर और लेस फुल्ली फैक्टर्ड है, विच विल मीन कि आपकी यूएस फेड फंड टारगेट रेट विल रीच 525 to 550 का रेंज, राइट, 5% एंड 25 बेसिस पॉइंट्स टू 5% 50 बेसिस पॉइंट्स। और इंडिया का हमेशा अभी नजदीकी प्रेजेंट में करीब 200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंशियल है, तो इंडिया इज एट अराउंड 725-750। तो अगर इतनी हाई इंटरेस्ट रेट्स, रिस्क फ्री रेट जिसको हम मानते हैं वो रहती है, तो उसका असर इकोनॉमी पे देर सवेर जरूर पड़ता है, राइट। अगर 2006 में जाके आप परफेक्ट, सॉरी या प्लीज गो अहेड। जी जिगर, अब एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे बाजार के बारे में। देखिए, ईयर टू डेट अगर हम बात करें तो 4-5% हम डाउन हैं और कहीं न कहीं ग्रोथ को लेकर थोड़े से कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ बजट में इतना बड़ा केपेक्स आया। आपको लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उलट, अमेरिकी इकोनॉमी के उलट जाकर भारतीय बाजार प्रदर्शन करेंगे और अभी हमें बुलिश रहना चाहिए? और इस साल के लिए अगर हम मार्केट की अगर बात करें तो आप किस तरह के टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? जी अभिषेक, मुझे नहीं लगता कि बियॉन्ड द पॉइंट ज्यादा बुलिश रहना चाहिए। करीब सितंबर 2021 से हमारे पोर्टफोलियो का स्टांस काफी डिफेंसिव हो गया था। हम लोग वी आर कंटिन्यूइंग टू रिमेन डिफेंसिव। इसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर और इस साल में इंडिया में थोड़ा फर्क है। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो S&P 500 वॉज डाउन 20% और हम ऊपर थे 4% के आसपास कैलेंडर ईयर 22 में। उसमें S&P और इंडिया के मार्केट में वेट्स का फर्क है। वहां पे जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं वो करीब 35% हैं और हमारे यहाँ 14% है। तो टेक इटसेल्फ वाज डाउन 35% और इंडिया में फाइनेंशियल्स आर एट 40%, वहां पे 9% है, विच वाज एट ऑल टाइम हाई। तो बिकॉज ऑफ दिस आपने देखा कि 10% आउट ऑफ द 24%, आप बोल सकते हैं कि बिकॉज सेक्टर्स अलग अलग हैं इस कारण इंडिया आउट परफॉर्म किया, बट बाकी 14% इसलिए भी आउट परफॉर्म किया क्योंकि फ्लोज बहुत स्ट्रांग थे। अगर हम इस साल की बात करें तो यूएस में जो फेडरल रिजर्व का लिक्विडिटी रिवर्स हुआ है उसके कारण मार्केट काफी खींच लिया गया है। इंडिया के फाइनेंशियल्स मोटा मोटी रीजनेबली प्राइस्ड हो गए हैं अभी, तो जो लास्ट ईयर की स्ट्रांग परफॉर्मेंस हुई उतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस नहीं होगी और फ्लोज भी काफी स्लो डाउन देखने मिल रहा है। एफआईज ऑब्वियसली आर सेलर्स, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी नॉन एसआईपी नॉन आईपी जो एनएफओ वाली फ्लोज है वो काफी स्लो हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। वो मल्टी बैगर हम तुरंत ढूंढने जाए, दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। मुझे लग रहा है अभी कैपिटल प्रोटेक्शन जोन में रहना चाहिए
और उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट 3-4 महीने में स्टांस एग्रेसिव करना चाहिए। जिगर, आपसे एक और सवाल पूछूंगा। मान लीजिए जिसके पास धैर्य नहीं है और बाजार का वो खिलाड़ी है जिसको वाकई ये थोड़े से ना रिस्क लेना भी अच्छा लगता है और बाजार की ये कहने की प्रकृति भी है कि रिस्क लोग लेते हैं। आप ये बताइए कि अगर हम दो खेमों में बाजार को अगर बांट दें यहाँ से, कौन से सेक्टर आपको लगते हैं कि नहीं अभी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अभी वहां पर ना देखें, इग्नोर करें तो अच्छा है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस बाजार में भी, जहां पर कॉशियस अप्रोच लेके लोग चल रहे हैं, मौके बन सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कैपिटल गुड्स हो गए, इंफ्रा हो गए, सीमेंट, इस टाइप की कुछ कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करने का वक्त है ये? जी अभिषेक, एक बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन एक चीज जरूर बोलूंगा कि लास्ट 3-4 साल में शायद ये साल पहली बार है जब पेशेंस विल पे, राइट। पहले आप अगर 2 साल देखेंगे तो ऐसे गए हैं कि जितना जल्दी आप शेयर ले ले उतना ज्यादा पैसा बनता था। अभी पेशेंस विल पे। पर अगर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँ तो यहाँ से मुझे एक क्लियर कट विनर जो दिख रहा है वो क्लियरली फाइनेंशियल्स हैं। बढ़ती दर में वो बैंक्स और एनबीएफसीज और एमएफआईज की वैल्यूएशंस बढ़ती है, और उस समय पे अगर आपको एक कुछ रीजनेबली अच्छे डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ अगर कुछ करना है तो बैंक निफ्टी भी काफी गिर गया है। आप देखेंगे कि प्राइवेट बैंक्स अदर देन एचडीएफसी कुछ 12-13% नीचे हैं, पीएसयू करीब 20% प्लस नीचे है फ्रॉम इट्स पीक। तो धीरे धीरे अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें या कुछ अच्छे एनबीएफसी, अभी लास्ट 3-4 साल से एनबीएफसी ने कुछ नहीं किया, मुझे लग रहा है वहां पे अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। और माइक्रो फाइनेंस की जो इंडिया की डोमेस्टिक साइकिल है वो मुझे लग रहा है रीजनेबली अच्छी है। कैपिटल गुड्स, आपने बात सही बताई कि टॉप लाइन बेसिस पे काफी अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, पर ये काफी सारे शेयर्स आर प्राइसिंग इन अ लॉट, राइट। 2008 में जब ये इंडेक्स पीक किया था, फिर 11 साल लगे थे फॉर द इंडेक्स टू कम बैक टू द सेम लेवल, और यहाँ से भी जो रिकवरी आई है वो इतना, इट डजंट लीव अ लॉट ऑन द टेबल। तो मुझे लग रहा है थोड़ा धीरे वहां पे करना चाहिए। सीमेंट में भी इंटरेस्टिंग है, अगर कोयले का प्राइसेस बढ़ जाता है तो उसमें ज्यादा आपत्ति होती है। सीमेंट कंपनीज अगर एक्सपेंशन अनाउंस करती रहती है उसमें आपत्ति होती है। पर अगर मैं एक आउट एंड आउट सेक्टर्स बोलूं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स रीजनेबली अच्छे लग रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। हम देख रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी भी अनलॉक हो रही है, काफी सारे वहां प्रोटेस्ट हुए लॉकडाउन को लेकर, अंततः इकोनॉमी को खोलना पड़ा। और आपको क्या लग रहा है कि मेटल सेक्टर भी नजर में कहीं रखना चाहिए? और एक और सवाल, फार्मा हम देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से डाउन टर्न में है, क्या उसको डिफेंसिव कहना हम छोड़ दें क्या? जी जी, वेरी इंटरेस्टिंग अभिषेक जी। तो ये आपका चाइना एक जमाना होता था प्रायर टू 2008 जब चाइना का हायर डिमांड वाज नॉट मेट बाय हायर सप्लाई। आज के टाइम पे चाइना वो मार्केट नहीं रही जहां पे उसके ओपनिंग अप से खाली डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर इकोनॉमी शटडाउन जोन में है तो सप्लाई भी नहीं हो रही है। तो चाइना करीब करीब सारे मटेरियल्स में अभी नेट एक्सपोर्टर है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि कमोडिटीज में इतना इंटरेस्टिंग पीरियड है, अनलेस सम अदर बिग इकोनॉमी कम्स अप नाउ। जो इंडिया अभी उतना साइज नहीं है, उसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ सबसे ज्यादा है बट इतना साइज नहीं है। तो मुझे लग रहा है कमोडिटी अनलेस आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिले, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बेट बन जाएगी। फार्मा, आपकी बात सही है कि बहुत साल हो गए आपके जेनेरिक प्राइसेस करेक्शन जोन में ही है। जितनी फास्ट गिर रही थी प्राइसेस उतने फास्ट गिर नहीं रहे हैं, पर बढ़ भी नहीं रहे हैं। पर इसमें कुछ कुछ बिजनेसेस काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। तो फुल डिस्क्लोजर के साथ मैं कहता हूं कि हमारे फंड एक जो कंपनी में इन्वेस्टेड है वो है डीवीज लैब। मुझे लग रहा है कि 3 सक्सेसिव क्वार्टरली डिसअपॉइंटमेंट के बाद, 3 लगातार अपने क्वार्टर में डिसअपॉइंट करने के बाद अब वैल्यूएशन उस जोन में आ गई है जहां पे हम मान सकते हैं कि रीजनेबली डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। तो फार्मा में जेनेरिक प्लेज में थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए, बट डीवीज इज वन कंपनी विच वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, फार्मा में डीवीज लैब, उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए जिगर, इस शुक्रिया को, इस चर्चा को यहीं पर अब रोकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही।